आज कड़क के स्टूडियो में मौजूद हैं इशिता सिंह और संजय बिश्नोई जी, जो पारो और पिनाकी की कहानी के अहम किरदार हैं। सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बता दीजिए। पारो हमारे देश में एक प्रथा है जहाँ लड़कियों को बेचा जाता है शादी के नाम पे। मुझे बताया गया कि जो गटर है, नाले हैं, उसमें मुझे खुद उतरना पड़ेगा और बहुत इनोसेंस से वो मुझे बताते भी थे, सर आपको ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर ली कि 40-45 साल में हमारे शरीर गल जाएगा। ऋषि कपूर जी ने शूट के लास्ट दिन मुझे अपनी बायोपिक खुल्लम खुल्ला करके, उनकी एक बायोपिक है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की। हेलो, मेरा नाम है खुशी, स्वागत है आपका कड़क पर। तो आज कड़क के स्टूडियो में मौजूद हैं इशिता सिंह और संजय बिश्नोई जी, जो पारो और पिनाकी की कहानी के अहम किरदार हैं। तो सबसे पहले तो ये काफ़ी इंटेंस और सेंसिटिव टॉपिक्स पर ये कहानी बनी है। सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बता दीजिए। फिल्म एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है जो समाज के दो मुद्दों को उठाती है, बट उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत इंटेंस थ्रिलिंग लव स्टोरी बनाई है जो दर्शकों को जब वो देखेंगे तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिल्म बहुत म्यूजिकल है हमारी। बहुत सारे हमारे फिल्म में गाने हैं। 2 गाने हमने रिक्रिएट किए हैं, चरखा और चनकिता। 2 ओरिजिनल्स हैं विकी कलेर जी के, और एक नीरज जी ने हमारे लिए एकला मत, वो भी राजस्थानी फोक है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्रिएटेड। तो काफ़ी म्यूजिकल फिल्म है। 90 मिनट्स में आपको 5 गाने देखने को मिलेंगे फिल्म में। हर तरीके की जो एक आप सिनेमा जब देखने जाते हैं तो जो आपकी उम्मीद होती है कि मुझे सिनेमा में ये देखने को मिले, आपको वो सब देखने को मिलेगा इस फिल्म में, एक मैसेज के साथ। उस मैसेज की बात कर लेते हैं। उस मैसेज के बारे में कुछ बता दीजिए। सो फिल्म एक सैनिटेशन वर्कर जो नाले साफ करता है, उसकी एक प्रेम कहानी है। एक लड़की है जो सब्जी बेचती है और वो एक दिन एक्सीडेंटली ट्रेन के डब्बे में मिलते हैं और उनकी जो प्यार की कहानी होती है वो एक बाथरूम के अंदर शुरू होती है, क्योंकि वो नाले साफ़ करता है तो उसके लिए वो बाथरूम बहुत कंफर्टेबल है। और वो अनपढ़ है वैसे तो, लेकिन उसको शेर व शायरी का बहुत शौक़ है। और कैसे जब वो प्यार करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की सिर्फ ज़रूरतें होती है, और अगर वो सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो वो किन हालातों से गुजरते हैं, उसके बारे में ये फ़िल्म है। और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वो किस हद तक जाएगा, इस बारे में ये कहानी है। सैनिटरी वर्कर्स की आपने बात करी है, तो जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो काफ़ी चैलेंजिंग लगे होंगे आप लोगों को ये रोल्स। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, स्क्रिप्ट सुनने के बाद आप लोगों के क्या रिएक्शंस रहे? मेरे पास जब ये फिल्म आई थी तब मैं इस कंडीशन में था नहीं कि मुझे इंडिपेंडेंट फिल्में और करनी थी। मैंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे जो अनपेड थे या अनरिलीज थे। तो मुझे लगा ठीक है, वन ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बट जब मैंने ये फिल्म पढ़ी तो रुद्र जाडौन ने जिस तरीके से इस स्क्रिप्ट को लिखा है, बहुत ही कमाल तरीके की कहानी है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मुझे ज़रूर करनी है। ये मेरा रिएक्शन था, बिकॉज इट वॉज अनपेड जॉब अगेन। एवरीबडी वर्कड विदाउट मनी इनिशियली इन द फिल्म। एंड चैलेंज ये था कि मुझे बताया गया कि जो गटर है, नाले हैं, उसमें मुझे खुद उतरना पड़ेगा। यस। सो सेट डिज़ाइन वगैरह के भी बजट नहीं थे हमारे पास। सो जब पहले दिन की शूट थी तो मैं एक रियल नाले में उतरा, तो वहाँ पे जब आप पहली बार पैर रखते हो तो इतनी गैस होती है अंदर, तो बदबू और वो सब आपको हिट करती है और आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऐसा होता है जो लोग ये काम करते हैं। फिर मुझे ये भी पता चला जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो रियल सैनिटेशन वर्कर थे। तो वो बिना दारू पिए या नशे के वो काम कर नहीं सकते। डेली बेसिस पे उनको वो करना ही पड़ता है। अच्छा। और बहुत ही दर्दनाक स्थिति में ये लोग काम करते हैं। ना उनको उस काम की इज्जत मिलती है, ना अच्छा पेमेंट है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर एंड वी आर ट्राई टू हाईलाइट दैट, बट थ्रू अ लव स्टोरी, थ्रू with music, and we kept that when you watch a film you will be engaged, you will be entertained, and then you will take this message. आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मैं एक सब्जी वाली का रोल इसमें प्ले करती हूँ, जो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत अलग किरदार था, और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी इस फिल्म को करने के लिए। डायरेक्टर सर हमारे जो थे, रुद्र जाडौन सर, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थे मेरे लुक को लेके, जैसे मैं दिखती हूँ, मेरी आउटर अपीयरेंस जो है। उनको बहुत ही रूटेड रॉ लड़की चाहिए थी जो ऑडियंस से रिलेट कर पाए, क्योंकि इस फिल्म को बनाने का आइडिया ही यही था कि हम इसमें कोई भी किसी भी तरीके की ना अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। सब कुछ बहुत रिलेटेबल और बहुत रियल लगेगा आपको जब आप
जाएंगे ये फिल्म देखने, या जब दर्शक जाएंगे ये फिल्म देखने, तो उन्हें ऐसा लगेगा वो पारो और पिनाकी को ही देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो इशिता और संजय को देख रहे हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर का आइडिया वो था जब वो ये फिल्म बना रहे थे, बट अगेन ही वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड विथ माई लुक, एंड लकीली लाइक हु वाज डूइंग द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म, हनुमान सोनी, उन्होंने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया है, ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट एक्टर। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी डायरेक्टर को पुश किया कि आप इसको चांस दो। उन्होंने मेरा थिएटर में स्टेज पे परफॉर्मेंस देखा हुआ था, तो उनको ऐसा लगा कि आई विल डू जस्टिस विद दिस रोल, और मुझे ये मौका मिला जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद सब्जी वाली, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ। देन ग्रेजुअली द फिल्म, जो पारो नाम है इस फिल्म का, इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट पारो। तो पारो हमारे देश में एक प्रथा है जहाँ लड़कियों को बेचा जाता है शादी के नाम पे, शादी बोल के उसको लीगल किया जाता है विमेन ट्रैफिकिंग को, विच इज़ टोटली इलीगल, क्योंकि वो 10,000, 15,000, 20,000 में बिकती हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक होती है। क्योंकि हम जब इस फिल्म की वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर सर ने कुछ पारो जो NGO की तरफ से रेस्क्यू हुई हैं, हमें उनसे मिलने का मौका मिला, हम उनसे मिले, हमने जब उनसे बात की तो आप यकीन मानेंगे हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने उनकी कहानी सुनी। इट वाज सो पेनफुल, एंड देन वी रियलाइज्ड दैट वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, वी हैव ऑप्शन, वी डिडंट इवन नो अबाउट दिस, we have options to complain, they don't have options to complain, they look for the solution, they look for the happiness, and they are satisfied, and they are somewhere they have accepted that ये इनकी जिंदगी है। And that's that even is, sadder. That's even sadder. Even the sewer cleaners, उन्होंने अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर ली है कि 40-45 साल में हमारे शरीर गल जाएगा और हम मर जाएंगे। पारो ने अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर ली है कि जो उनकी आइडेंटिटी होती है, जब वो गांव में जाके जहाँ पे भी दिखती हैं, उनकी आइडेंटिटी को पारो नाम या मोलकी नाम इसलिए दे दिया जाता है, सो दैट उस एरिया के लोगों को पता हो कि ये खरीद के आई है, शी इज नॉट नॉर्मल, तो उसको समाज में उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। तो बहुत ही मतलब थ्रू दिस फिल्म मैंने और संजय ने जो सबसे ज़्यादा सीखा है वो ह्यूमैनिटी सीखी है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है आपको हर पिक्चर में वो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ हम इन लोगों से मिल पाए, इनकी दुनिया को समझ पाए। एंड नाउ यू नो व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म, वी स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ एक्टर्स, but now it's more like personal, that we bring some change for them, we raise some voice through people, through media, through cinema, किसी भी तरीके से हम इनके लिए कोई आवाज़ बन सके, which is like very very important। but आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये हम फिल्म में नहीं दिखा रहे हैं कि सीवर क्लीनर और मरियम की ये ज़िंदगी है, ऐसी है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। बट उस लव स्टोरी को रुद्र जिडौन सर ने जितनी बखूबी तरीके से मैसेज में ऐड किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जब आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा, आप एक सवाल ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे, ये हम दोनों बहुत श्योर हैं। ओके तो मेरा ये सवाल है कि आपने जैसे एक बात करी है पारो के बारे में, तो इनके साथ, इन कैरेक्टर्स के साथ रियल लाइफ में जब आप लोग मिले तो उनके साथ शूट भी किया मूवी में क्या? यस, पारो के साथ हम शूट नहीं किए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी यू कैन नॉट रिवील। सीवर क्लीनर्स तो संजय ने सारे, आई थिंक संजय विल एक्सप्लेन इट बेटर कि वो वही जब मैं पहले दिन गया था तो मेरे साथ जो काम करने वाले थे बड़े एक्साइटेड थे वो लोग, क्योंकि उनके लिए ऐसा था कि अरे पिकनिक कुछ जो मेरा बोरिंग काम है उससे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, वो अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, और सबसे सैड चीज़ है कि उन्होंने अपनी जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट भी कर ली है। सो यू रियलाइज योर प्रिविलेजेस देयर, और बहुत इनोसेंस से वो मुझे बताते भी थे, सर आपको ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए। मैं एक्टर होता तो मैं ऐसे बोलता। तो उनके साथ खाना खाते थे हम, तो उनको थोड़ा ऐसे ना अनकंफर्टेबल फील होता था। जो सब्जी वाली थी, जो रियल सब्जी मंडी में हमने शूट किया है, तो सब्जी वाली एकदम ऐसे दोस्त बन गई हमारी, तो हम रैंडमली, बिकॉज यू हैव टू कैरी द बॉडी लैंग्वेज, द एटीट्यूड दे टॉक विद, वो आप ऐसे नहीं बात करेंगे जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। उनका बहुत एक अलग तरीका होता है बात करने का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो द लाइफ दे कम फ्रॉम, द चैलेंजेस दे फेस एवरी डे। कभी उनकी दुकान उठा के हटा दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, बट दे हैव सो मच फायर इन देम that they still look for solution and they never give up. I feel it's very big learning for a human.
राइट, विल कम बैक टू दिस, बट आपने अपनी जर्नी की बात कही थी, तो आपने कहा कि बहुत कन्विंस्ड नहीं थे डायरेक्टर्स आपके लुक को लेकर, तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए मैम। कैसे जैसे मेरे ख्याल से एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, एक्टर का एक्टर, पॉलिटिशियन, आप संजय सिंह की बेटी हैं, तो फिर ये एक्टिंग का करियर कैसे? मतलब उसके लिए मैं अपनी फैमिली को बहुत पहले तो थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे वही करने दिया जो मैं करना चाहती थी। मैं एक्टिंग बचपन से ही करना चाहती थी, वो मेरे घर में सबको पता था। मेरे घर में मेरा नाम ही रखा था कि ये ड्रामा क्वीन है, क्योंकि आई यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा बचपन में भी। जब कुछ थोड़ा सा भी हो जाता था तुरंत रोने लग जाती थी, तो मेरे पापा बड़ा मेरा मजाक उड़ाते थे कि जब मैंने मुल्क की थी, मेरा पहला काम था मुल्क, उसमें मैं बहुत रोई हूँ। तो पापा कहते रोने में तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए, बचपन से तुम यही करती आ रही हो। इस फिल्म में भी आप मुझे देखेंगे मैं बहुत रोई हूँ, बहुत इमोशनल सीन्स हैं। तो जब ये फिल्म भी पापा ने देखी तो कहते रोने का तो तुम्हें तब्बू, मेरे घर का नाम तब्बू है, बोला तुम्हें 100% रोने का तो अवार्ड मिलना चाहिए। सो आई मीन जर्नी उनकी वजह से बहुत अच्छी रही, क्योंकि बहुत सपोर्ट रहा मेरे फैमिली का, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं पॉलिटिशियन हूँ तो तुम्हें भी पॉलिटिशियन ही बनना है। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाई को ये फ्रीडम दी कि जो तुम लोग करना चाहते हो वो करो, सक्सेस होगी तो तुम्हारी होगी, फेलियर होगा तो तुम्हारा होगा, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे लाइफ में। सो आई थिंक जिस इस आइडिया से जब परिवार वाले अपने बच्चों को ये सीख देते हैं, तो मुझे लगता है वो बच्चे कुछ अलग लाइफ में कर पाते हैं। और मैं सभी के पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये फ्रीडम दीजिए, क्योंकि जो फ्रीडम से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आप एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से जब मैंने थिएटर किया 3 साल, मैंने अरविंद गौर जी के साथ काम किया, ट्रेनिंग ली, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मुल्क जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे इतने बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स लाइक ऋषि कपूर जी, नीना गुप्ता जी, तापसी पन्नू, मनोज बावा, सारे ही मतलब बहुत बड़े बेहतरीन कलाकार थे। तो मेरी जर्नी बड़ी हमेशा ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि टाइम लगा, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन जब जो भी मिला वो बहुत अच्छा मिला। तो मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है। 2018 से 2026 की ये जो जर्नी है, 18 में मेरी पहली फिल्म आई थी, 26 में मेरी दूसरी फिल्म आ रही है, 8 साल का एक गैप है। बट उस गैप के लिए मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि उस गैप में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और आज पारो का जो कैरेक्टर मैं आपके पास लेके आ पा रही हूँ, वो शायद इस जर्नी की वजह से ही ला पा रही हूँ। मुल्क की आपने बात करी, तो अनुभव सिन्हा जी के साथ आपने काम किया है, तो उन्होंने कई मूवीज़ करी हैं, थप्पड़ और जैसी इन सारी मूवीज़ में आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स्ड डायरेक्टर है, वो बिल्कुल पैनिक नहीं करते सेट पे, वो एक्टर को उसकी स्पेस देते हैं, उतना फ्रीडम देते हैं कि एक्टर, वो हमेशा ही बोलते हैं पहले तुमने जो प्रिपेयर किया है वो टेक हम लेते हैं, मुझे उसमें कुछ भी कम ज़्यादा लगा तो मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक डायरेक्टर की। अगर वो इवन हमारे जो डायरेक्टर रुद्र जिडौन सर हैं, उन्होंने भी हमें ये फ्रीडम दी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। मेरी 2 और पिक्चरें हैं जो आने वाली हैं, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले। तो बस मतलब आई मीन इट्स ब्लेस्ड दैट कि आप सही डायरेक्टर के हाथ में अगर हो ना, आपका बहुत अच्छा काम बाहर निकल के आता है। और ऑल्सो मुल्क के जो को एक्टर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा। मेरा पहला काम था, मैंने कैमरा कभी देखा नहीं था। जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे कंफर्टेबल किया ना, मुझे ऐसा लगता है अगर वो नहीं करते तो शायद आयत ने जो डिलीवर किया वो नहीं कर पाती। सो अ बिग थैंक टू देम, द को स्टार्स ऑफ द फिल्म। ऋषि कपूर जी ने शूट के लास्ट दिन मुझे अपनी बायोपिक खुल्लम खुल्ला करके, उनकी एक बायोपिक है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, ये कह के कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और आप अच्छा करेंगे लाइफ में। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ। आई टुक दैट बुक एंड आई वाज क्राइंग, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मुझे ऐसा लगा कि आई वाज जस्ट 18 और एक 18 साल की बच्ची को ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाना ऋषि कपूर जी से, दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। देन आई नेवर लुक बैक। मुझे ऐसा लगा कि ओके, लोगों को पता है कि मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, आई विल रीच टू द लेवल आई वांट टू। बिल्कुल। अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छी फिल्मों की बात करें तो दिल्ली क्राइम में आपके कैरेक्टर की खूब चर्चा हुई थी, खूब तारीफ हुई थी। उसी तरह से एक संतोष मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो क्या उसके पीछे की कहानी है, संतोष के पीछे की कुछ बताइए। संतोष बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। ये 2024 में पहले सनडांस में ऑफिशियल सिलेक्शन थी, तो मुझे रेड कारपेट वॉक करने का मौका मिला, जो एक किसी भी एक्टर का ज़िंदगी का सपना होता है। इट वाज लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
देन ब्रिटेन से ये ऑफिशियल एंट्री थी जिस साल लापता लेडीज़ इंडिया से गई थी, तो टॉप 15 में शॉर्ट लिस्ट हुई थी। मुझे याद है जब वो मोमेंट आया कि संतोष सेलेक्ट हो गई है, तो मैं रात को 2 बजे बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था मेरे घर में। मुझे लगा लोग आ जाएंगे उठ कि क्या हो गया भाई। तो दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट। संतोष इज़ वेरी स्पेशल। वी आर वेटिंग फॉर इंडियन रिलीज़ फॉर द फिल्म। बाहर हो चुकी है लेकिन आई थिंक CBFC में अभी भी उनको क्लियरेंस नहीं मिला, तो वो कोशिश कर रहे हैं। डेली क्राइम वाज आल्सो वेरी स्पेशल। रिची मेहता इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उन्होंने बहुत रिसर्च के साथ वो प्रोजेक्ट बनाया था और उसी साल वो सनडांस में सेलेक्ट भी हुआ। फिर इंडिया के लिए पहला एमी इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाला शो है वो। सो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी एज एन एक्टर। आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ अ स्टोरी विच वाज सो नेसेसरी टू टेल, and Richi Mehta is somebody who handles these kind of subjects very, like, sensitively. So I'm happy, I was part of that. And now Paro Pinaki ki kahani, again a topic which is extremely sensitive, very well handled by the director. The music is amazing in the film. Please go and check out our music. There are 2 songs by Vicky Kaler, both original songs, brilliantly sang, and it's everywhere. Like they have already crossed 2 million Spotify, in 4 days. Apple And Music, Spotify, you'll get the audio there. Brito Khangchen has done our music, Kabir Cafe. So all the 5 songs, Charkha we recreated, Chan Kitha we recreated. So music is something we are very proud of, honestly. It's a very musical film. Yes, and I also want to request people that please go and listen to the music and watch our trailer and teaser. I am sure you will like it. उसी के बाद आप अपने 200 रुपए 300 रुपए स्पेंड करना। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं। We are totally playing on our performance and the authenticity of the film. Yes. We are very sure that आप हमारा ट्रेलर, हमारे गाने, हमारी जो भी क्लिप्स बाहर आई हैं अभी तक पिक्चर की, जब आप देखेंगे आपको खुद ये लगेगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आई थिंक वी आर टोटली प्लेइंग ऑन दैट, टोटली ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फिल्म। दिल्ली में एक खास स्क्रीनिंग भी हुई थी शायद, जिसमें सारे पॉलिटिशियंस थे। उनका रिएक्शन कैसा रहा मूवी को बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन था। आई मीन सच्चाई अगर हम आपको बताएं तो ये फिल्म कभी थिएटर में जाने ही नहीं वाली थी। ये फिल्म हमने फेस्टिवल और फिर OTT तक की ही हमने इसकी दुनिया सोची थी। हमें नहीं पता था कि हमें इतना बड़ा मौका मिल जाएगा कि हम इस फिल्म को पूरी देश भर में रिलीज़ कर पाएंगे, बड़े पर्दे पे रिलीज़ कर पाएंगे। जब हम शूट भी कर रहे थे हमें कभी नहीं पता था कि ये फिल्म की जर्नी यहाँ तक कभी पहुँचेगी। और हम हमेशा जो ये कहानियाँ कहते हैं ना कि फिल्म की अपनी एक जर्नी होती है, हम इस फिल्म के साथ इस जर्नी को लिटरली हमने फील किया है कि day 1 of the shoot and today we are sitting with you and giving interviews and all the media houses and people who are calling us, appreciating the performances. जैसे आपने बोला बड़े बड़े जो भी हमारे parliamentaries आए हमारी फिल्म देखने, they were so moved, they were so emotional and they gave us the confidence। वो कि उन्होंने बोला कि ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है, ये फिल्म हमें अर्थ जैसी फिल्मों की याद दिलाती है, जो पुराने समय में प्रेमचंद्र, अर्थ जैसी कहानियाँ, उन्होंने बोला कि सैराट जैसी कहानियाँ, जो भी पुराने समय की जो कहानियाँ थी ना, जो उसमें ऑथेंटिसिटी थी, वो ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म में। और इसलिए आपको बड़े पर्दे पे जाना चाहिए। तो मैं और संजय ऐसे हो गए कि हमें कौन देखेगा बड़े पर्दे पे। जया बच्चन she was so moved, she was so emotional। she जो कभी मीडिया में आके कुछ ऐसे बोलती नहीं है, she is not like a person like that, but for us she did give a bite to the media houses and she told that it's a very very beautifully written and very great performance, please promote this film as much as you can। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉम्बे सपोर्टेड अस। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इस फिल्म को इस लेवल पे ला सकें, बट लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक इट्स ऑल डिवाइन एनर्जीज। इवन जावेद साहब ने हमारी फिल्म का ट्रेलर देखा तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये फिल्म मोहब्बत और इश्क के बीच का फ़र्क समझाती है, कि मोहब्बत वो चीज़ है जो समाज और आपको अलाउ करता है, आप अपने दोस्तों से, माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन इश्क एक ऐसी चीज़ है जो बाउंड्रीज क्रॉस करके होता है। उसमें आपको एक तरह से विरोध मिलेगा अपने आसपास के लोगों से। दे विल नॉट लाइक इट, यू हैव टू क्रॉस अ बाउंड्री, लाइक लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। सो दिस फिल्म इज़ लाइक दैट। So that was a huge compliment for us. So that's why पारो पिनाकी की कहानी। So we are in our screening हमारे कोई एक audience भी आ गए थे हमारे political screening में, 2-3 audience, they just got a chance the entry to see the film
दे केम आउट एंड वो RML में काम करते थे, उन्होंने हमें पर्सनली बुलाया, उन्होंने बोला कि स्मिता पाटिल जी और ओम पुरी जी की याद आ गई जब हमने आपको बड़े पर्दे पे आप दोनों को देखा। सो दैट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड ऑनेस्टली मुझे और संजीव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इस फिल्म को लेके, और आगे जो भी होगा वी आर वेरी श्योर कि अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न था, और वो रीज़न आई थिंक इस फिल्म के थ्रू एक आवाज़ उठाना था। जैसे अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये फिल्म आपके आंसू नहीं मांगती, ये फिल्म व्यवस्था से सवाल पूछती है कि 21वीं सदी में होने के बाद भी मैनुअलिस्ट कन्विंसिंग बैन है हमारे देश में, और अगर ये काम हो रहा है, सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, तो उनको इक्विपमेंट्स देने चाहिए, उस तरीके की जो भी डिग्निटी समाज में उनको मिलनी चाहिए, सेफ्टी गार्ड्स उनके लिए होने चाहिए, कोई पॉलिसी उनके लिए बननी चाहिए, क्योंकि सफाई तो देखिए होगी, बाहर भी होती है, इंडिया में भी होगी, बट वो सही तरीके से होनी चाहिए, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने चाहिए। वो आई थिंक हम इस फिल्म के थ्रू उनके लिए करना चाहते हैं, और मैंने और संजय ने ये डिसाइड भी किया है कि हम इस फिल्म से जो भी पैसे कमाएंगे हम 5,000 10,000 किट उनके लिए विल डिस्ट्रीब्यूट, सेफ्टी किट्स विल डिस्ट्रीब्यूट। सो that is I mean the idea कि बस small dreams small dreams we are achieving every milestone. So that's ऐसी मूवीज मुझे लगता है सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लाती है, एक सोशल मैसेज को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कुछ प्रेशर तो फील हुआ ही होगा। या मतलब ऑनेस्टली ना हम इतने प्रोसेस में इन्वॉल्व थे ना, हमने इतने रिजल्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया कभी, और चीज़ इतनी बड़ी होती चली गई। और फिल्म की कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें आप राइट रीज़न से जब करते हो, वी एंजॉय द प्रोसेस एंड थिंग्स टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ऑनेस्टली एक बहुत ही कमाल की लाइन है मेरी फिल्म में, आप देखेंगे जो मैं मरियम के लिए बोलता हूँ। मुझे फिल्म की राइटिंग इसीलिए इतनी कमाल लगती है क्योंकि वो सफाई कर्मी है, तो वो सपने भी ना उसी लेवल के देखता है। तो वो बोलता है कि हम किसी दिन उस जगह जाएंगे या चांद और सितारे बनते हैं, और जिन चांद और सितारों को फेंक दिया जाता है उस ढेर में से हम अपना चांद और सितारा लेके आ जाएंगे। सो मतलब वो अपने सपने में भी वो कचरे का ढेर ही देखता है। इतनी लिमिटेड और इतनी डरी हुई ड्रीम्स हैं। सो that writing when I read I was like this is so like soulful and this is so like real and it's still dreamy. So there are moments like that in the film and always I mean as an actor when you read a script ना आप बहुत selfishly अपने बारे में देखते हो, किरदार को या फिर स्क्रिप्ट को। जब हमने इस फिल्म में काम करना शुरू किया तो हमारा जो जिस थॉट से हम इस फिल्म में जुड़े थे वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बदल गया। क्योंकि जो 10 दिन हमने उनके साथ समय बिताया, हमें ऐसा लगा कि यार हमें बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर होने की जो ब्लेसिंग है, वो जब आप इस तरीके के सिनेमा करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्टर होने की ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं। आप कितने तरीके के लोगों को रीच आउट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनकी दुनिया जानने का आपको मौका मिल सकता है। तो आई थिंक फिल्म मेकिंग इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। राइट तो इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स मिल चुके हैं आप लोगों को इतने बड़े बड़े स्टार्स से, अब बस जनता को देखने का इंतजार है। इवन आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म, सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन रहता है मूवी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर हम जनता से आपके ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो प्लीज़ यूट्यूब पे पारो और सीवर क्लीनर्स की ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो प्लीज़ देखें और उनकी दुनिया जैसे हमने उनकी दुनिया समझी वैसे वो उनकी दुनिया समझे, और उस दुनिया को समझ के वो ये फिल्म देखने आए, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वी आर लाइक we hold every citizen of our country holds this responsibility to talk about anything happening wrong in our country. So we really want them to really understand their life and come and watch our film and understand the love of Paro and Pinaki. Yes. And music of our film is out on all platforms. On Speed Records, videos are out. So please go and listen to music, watch our music. That will help us a lot. And support us as much as you can. Okay. So let's see, लव स्टोरी के थ्रू कैसे एक सोशल मैसेज आप तक पहुंचेगा इस फिल्म से। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you.